नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेसेस ऑफ कंपाइलर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंपाइलर के फेसेस क्या होते हैं। तो जनरली ये एक डायग्राम आपके सामने शो है, इसके अंदर 6 हमारे फेसेस हैं। तो इनको हम समझ लेते हैं। फेसेस हमारा क्या होता है कि एक तरह से हमारा ये समझ ले प्रोसेस है कि हमारा क्या क्या फेज यूज होंगे सोर्स कोड जो हमें गिवन था सोर्स कोड से मशीन लेवल या मशीन कोड में कन्वर्ट करने का। सोर्स कोड जो हमारा जनरली लिखा होता है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज हमने देखा था, जैसे कि हमारा लाइक सी लैंग्वेज है, हमने लिखा है प्रिंट एफ। इस तरह से अगर कुछ लिखा हुआ है तो ये मेरा हाई लेवल लैंग्वेज हुआ। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड का मतलब है 0-1 की फॉर्म में या असेंबली में कन्वर्ट करना ही कहलाता है कंपाइलेशन। अब कंपाइलर जो है यहाँ पे क्या काम करता है, कंपाइलेशन का काम करता है कि सोर्स कोड को या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके अंदर स्टेप्स क्या हैं या इसके अंदर फेजेस क्या है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसके अंदर जो मेजर 6 फेजेस होते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस के, तो इनको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जो हमारा फेज है वो है लेक्सिकल एनालिसिस। ये हमारा फेज नंबर 1 है। लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है? फर्स्ट फेज ऑफ अ कंपाइलर दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू टोकन्स। ये किस में कन्वर्ट करता है? टोकन्स में कन्वर्ट करता है। अब ये टोकन्स क्या होते हैं, देखिए इनको हम समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो हमारे कीवर्ड्स हैं हमें वो फाइंड आउट करना। आइडेंटिफायर जो है, कांस्टेंट है, ऑपरेटर है, इनको फाइंड आउट करना ही हमारा क्या कहलाता है? लेक्सिकल एनालिसिस। इसके लिए हम लेक्सर यूज करते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब क्या है? जो मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है उस प्रोग्राम के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको टोकन्स में कन्वर्ट करना, जो कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने लिखा है इंट x इक्वल्स टू 10, तो इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो ये एक मेरा डेटा टाइप हो गया, ठीक है, ये एक आइडेंटिफायर हो गया, ये एक ऑपरेटर हो गया, ये एक कांस्टेंट हो गया, ये अगेन सिंबल है सेमीकोलन, ठीक है। तो इनको आइडेंटिफाई करना, इनको टोकन्स में कन्वर्ट करना ही लेक्सिकल एनालिसिस कहलाता है। इसको अगर हम समझे और अच्छे से, तो यहाँ पे लेक्सिकल एनालिसिस स्कैन करता है कोड कैरेक्टर्स को। तो यहां से हम लोग जाएंगे और इसको सब चीजों को हम स्टोर कर देंगे सिंबल टेबल के अंदर। जितने भी मेरे टोकन्स कन्वर्ट होके आएंगे उन टोकन्स को मैं किसके अंदर स्टोर कर दूंगा? सिंबल टेबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। लेक्सिकल एनालिसिस जनरली जो कन्वर्ट करता है वो करैक्टर बाय करैक्टर हम कोड को स्कैन करता है। एक एक करैक्टर को स्कैन करेगा और उन करैक्टर्स को जो लैंग्वेज के रूल्स है उसको अकॉर्डिंग टोकन्स में ब्रेक करेगा, उन टोकन्स को सिंबल टेबल के अंदर स्टोर कर देगा। यही हमारा प्रोसेस होता है लेक्सिकल एनालिसिस। ये अब हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसके बाद में हमारा पूरा लेक्सिकल एनालिसिस को हम आराम से डिफाइन करेंगे कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। अब इसके जो एक एग्जांपल है यहाँ पे अगर हम देखें, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया इंट x इक्वल्स टू 10। तो इसमें क्या है? सबसे पहला एक इंट जो है ये एक कीवर्ड है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। देन x जो है वो आइडेंटिफायर है, इसको हमने ले लिया, वेरिएबल नेम हमें दिया हुआ है। इक्वल टू जो यहाँ पे साइन है ये वाला, ये इक्वल टू एक ऑपरेटर यूज होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं। देन 10 इज अ न्यूमेरिकल या फिर कांस्टेंट या इंटीजर वैल्यू हम कह सकते हैं। देन पंक्चुएशन के लिए जो हमारा सेमीकोलन लगा हुआ है उसको हमने लिख रहा है, ये किस लिए होता है? टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो ये सारे जितने भी मेरे होंगे जो मेरा लिखा होगा प्रोग्राम, ये मैंने एक सिंपल सा एक लिया है, इनको हम सिंबल टेबल्स के अंदर स्टोर कर देंगे और यहां से मुझे क्या मिलेगा? टोकन्स मिलेगा, ठीक है, जो कि मेरा सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर जो कि सेकंड फेज है मेरा, उसके लिए एज अ इनपुट का वर्क करेगा। तो अब हम समझते हैं सिंटैक्स एनालिसिस, या इसको हम पार्सिंग भी बोलते हैं। सिंटैक्स एनालिसिस समझने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जो मेरा लेक्सिकल एनालिसिस होता है उसके अंदर जो मेरे व्हाइट स्पेस होते हैं इनको रिमूव किया जाता है। इसके अलावा जो कमेंट होते हैं, कमेंट्स को हम रिमूव करते हैं, ये हमारे रिमूव हो जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं ताकि जो सिर्फ आइडेंटिफायर है जिसको हम कहेंगे टोकन्स है उनको ही हम स्टोर करें। यही मेरा होता है लेक्सिकल एनालिसिस। तो अब इसके बाद जो मेरे इनपुट होगा वो इनपुट टोकन्स होंगे और वो टोकन मेरे को सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर मिलेंगे। सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर जो फेज है उसके अंदर हम ग्रामेटिकल रूल्स चेक करते हैं। ग्रामेटिकल रूल्स चेक करके हम देखेंगे कि वेरीफाई करेंगे कि जो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स प्रोड्यूस किए गए हैं लेक्सिकल एनालिसिस के थ्रू क्या वो प्रॉपरली अरेंज है। जो सिंटैक्स है, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है कि इंट x इक्वल्स टू 10 और सेमीकोलन लगा दिया, वो इसको चेक करेगा कि क्या ये सीक्वेंस में है या नहीं है। मान लीजिए मैंने कहीं पे लिखा है x इक्वल्स टू 10,
बट ये x जो है इसको मैंने आगे कहीं डिफाइन ही नहीं किया, तो ये एक तरह का एरर हुआ जो कि एरर हैंडलिंग के अंदर स्टोर किया जाएगा। तो इस फेज के अंदर हम देखते हैं हम क्या बनाते हैं, सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर पार्सर हम कहेंगे या पार्स ट्री बनाते हैं। तो उसको हम समझ लेते हैं पार्स ट्री कैसे बनता है। तो ये एक एग्जांपल है पार्स ट्री का, या सिंटेक्स ट्री भी हम बोल देते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास में है एक 3 इंटू 5+6, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा आइडेंटिफायर है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा और उसके अंदर जो जो मेरे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, जो मेरे वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, उनको मैं डिवाइड करता हूं और उनको हम ट्री की फॉर्म में लेके आते हैं। अगर आपको याद हो तो इसके लिए हम CFG यूज करते थे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि ग्रामर के अंदर एम्बिग्यूटी है या नहीं है। तो ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग हम टोकन्स को लेते हैं और उससे हम ट्री को क्रिएट करते हैं, जो कि हम कहलाता है पार्स ट्री। ठीक है, इसके अंदर हम सिंटेक्स ट्री भी बनाते हैं। सिंटेक्स ट्री भी इसी का पार्ट है, जहां पे ऑपरेटर्स के थ्रू हम इसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल A+B इंटू C माइनस D, तो इसको हमने कैसे डिवाइड करा, ये सबसे पहला माइनस प्लस ऑपरेटर्स जो हमने यूज करा अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हमने इनको ले लिया हम। ठीक है, तो हमारा सेकेंड फेज जो होगा हमारा, इसके अंदर हमने क्या करा है, पार्स ट्री क्रिएट किया है और सिंटेक्स ट्री क्रिएट किया है। देन हमारा यहां से जो मिलेगा उसको हम लेके जाएंगे सिमेंटिक्स एनालिसिस के अंदर। अब समझते हैं सिमेंटिक्स एनालिसिस के अंदर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमारा लेक्सिकल से हमें टोकन्स मिला, टोकन्स को हम लेके गए, यहाँ पे हमने पार्सर बनाया, फिर हमने पार्स ट्री बनाया, और पार्स ट्री बनाने के बाद में अब हम आ गए हैं सिमेंटिक्स एनालिसिस के अंदर। सिमेंटिक्स एनालिसिस के अंदर हम लॉजिकली मीनिंग्स फाइंड आउट करेंगे। जो सोर्स कोड है मेरा, उसका लॉजिकल मीनिंग निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ये फाइंड आउट करेंगे। इस फेज के अंदर हम एरर्स फाइंड आउट करते हैं, लाइक टाइपिंग मिस्टेक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर लिखा है int x इज इक्वल टू 10, इस एग्जांपल को मैं बार बार ले रहा हूं। अब मान लीजिए मैंने गलती से इसको int को $n लगा दिया, तो इसको क्या होगा, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ये इसको टोकन में कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा। तो सिमेंटिक्स एनालिसिस के अंदर इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और इसके अंदर जो मिस्टेक्स होगी, जो लॉजिकल करेक्टनेस है, उसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर हम डेटा टाइप चेक करते हैं, वेरिएबल का यूजेस चेक करते हैं, उनका साइज चेक करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे हम टाइपिंग और वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करें तो एक वेरिएबल लिया है a=5। अब यहाँ पे एक b वेरिएबल लिया है और a जो था मेरा इंटीजर टाइप था, बट b के अंदर मैंने 3.5 स्टोर करा। अब यहाँ पे फ्लोट पॉइंट ये था, b मेरा फ्लोटिंग। अब a के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूं a+b। अब होगा क्या, अगर हम इसको टेक्निकली कहें, मैथमेटिकली ये बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a=5 + 3.5, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 8.5, और ये स्टोर होना चाहिए a के अंदर। बट यहाँ पे लॉजिकल एरर है। एरर कैसा है, टाइप जो है इसका सही नहीं है। टाइप कैसे सही नहीं है, क्योंकि जो a डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे वो इंटीजर टाइप है। तो a अगर इंटीजर टाइप है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर नहीं कर सकता अपने अंदर। तो जब ये फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर नहीं कर सकता है तो ये एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, या क्या करेगा, वो किस तरह का टाइप मिसमैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लोट को इंटीजर के अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा सिमेंटिक्स एनालिसिस। अब इसके बाद हम समझते हैं 4 स्टेप्स हमारा होता है, या 4 फेज है। फोर्थ फेज है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। देखिए अब हम सबसे पहले ऊपर से आए, हमने टोकन्स में कन्वर्ट करा, टोकन से हमने पास ट्री क्रिएट किया, पास ट्री से हमने जो है इसका लॉजिकल एरर चेक किया। लॉजिकल एरर चेक करने के बाद में जो अब हमारा आया, हम अब पहुंचे हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। देखिए यहां से यहां तक का जो स्टेप है इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड या फिर हम कहलाते हैं एनालिसिस फेज भी हम इसको बोलते हैं। और जो नीचे के 2 स्टेप है, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन, ये कहलाता है बैक एंड। बैक एंड के अंदर हमारा इसका हम सिंथेसाइसिस फेज भी बोलते हैं इसको। बैक एंड में जाने से पहले हम इसको चेक करेंगे इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में, या IR में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। किसको, जो कोड हमें सोर्स कोड से मिलता आ रहा है। तो लॉजिकल फाइंड आउट करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको 3 एड्रेस यूज करूंगा, 3 एड्रेस कोड यूज करूंगा। उसको हम आगे एग्जांपल में देखने वाले हैं। 3 एड्रेस कोड कैसे यूज करेंगे, उसके थ्रू हम एक फाइनल, मतलब कंप्लीटली एक मशीन के लायक एक कोड कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट मेड फॉर एनी स्पेसिफिक मशीन, ये किसी एक पर्टिकुलर मशीन के लिए नहीं बना होता है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ये पोर्टेबल हो सकता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो जो इंपॉर्टेंस है इंटरमीडिएट कोड का, वो ये है कि जो हमारा
एग्जाम्पल के थ्रू जैसे ये कोड था, इस कोड को मैं क्या करूंगा, 3 एड्रेस कोड में डिवाइड करूंगा। 3 एड्रेस कोड क्या होता है कि मैं किसी भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 वेरिएबल से ज्यादा यूज नहीं करूंगा एक टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये होता है 3 एड्रेस कोड। इसको एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं, तो इनको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 की बजाय मैं यूज करूंगा 3 वेरिएबल। यही कहलाता है हमारा 3 एड्रेस कोड। इसके अंदर हमारा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। हमारा था इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का, सबसे पहला तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि जो यहां से मेरा कोड जनरेट होके आएगा वो किसी भी मशीन के अंदर आप यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है या हार्डवेयर क्या है, वो कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। ये सिंप्लीफाइंग ऑप्टिमाइजेशन, जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस हमारा इसके बाद में यूज होने वाला है, उसके लिए यूज किया जाता है। डेड कोड एलिमिनेशन, ये रिमूव कर देता है ऐसे कोड्स को, ऐसे प्रोग्राम्स के आउटपुट को जिनका कोई प्रोग्राम के आउटपुट पे, ऐसे कोड्स को जिनका कोई प्रोग्राम के आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंप्रूव द लूप्स टू मेक देम रन फास्टर और कंज्यूम लेस मेमोरी। जो हमारे प्रोसेस होते हैं, लाइक आप लोग लूप यूज करते हो, फॉर लूप आपने यूज करा होगा, व्हाइल यूज किया होगा, तो इनके लिए यूज किया जाता है, जहां पे हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट क्या कर देता है कि लूप ऑप्टिमाइज कर देता है, ताकि वो इजीली वर्क कर सके, हम कहें फास्टली वर्क कर सके, ठीक है। तो ये कुछ इसके नॉर्मल एक बात करें तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये एक अगर हम बात करें तो ये मशीन कोड के एकदम क्लोज होता है। इंटरमीडिएट कोड को हम कह सकते हैं कि ये मशीन कोड के नियरेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फेज इज फिफ्थ, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन जो कि हमारा बैकएंड का आता है। बैकएंड के अंदर हमारा सिंथेसाइसिस होता है। देखिए मेरे पास में जो कोड मिला है IR, ठीक है, जो कि मेरे को इंटरमीडिएट कोड जनरेशन से मिला था। कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज के अंदर हम क्या करते हैं कि जो इंटरमीडिएट कोड मेरे को मिला है या जो टारगेट कोड मेरे को मिला है, उसका जो है कैसे फास्टली वो रन हो, कैसे कम मेमोरी वो यूज करे, इफिशिएंट क्या हो, उसकी फंक्शनलिटी को हम अल्टर करते हैं, ताकि उसकी फंक्शनलिटी को बिना अल्टर किए उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। इसके अंदर कुछ टेक्निक्स यूज होते हैं, लाइक रिमूविंग अननेसेसरी कंप्यूटेशन, रिडंडेंसी, ठीक है, रीऑर्गेनाइजिंग कोड टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसके अंदर 2 बोर्डली क्लासिफाइड होते हैं, एक होता है मशीन डिपेंडेंट और एक होता है मशीन इंडिपेंडेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है। इस कोड को अगर हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन से पहले का था। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 3 लाइन है, 3 स्टेटमेंट है, इसकी मुझे यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिखाई दे रही, तो मैंने उनको उठा के ऊपर रख दिया, ठीक। मे भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल यूज ही नहीं हो रखे, पर इसके आउटसाइड में हमें यूज करना पड़ जाए, तो इसके लिए उसको ऑप्टिमाइज, ताकि ये इजीली इसका एक्सेस बढ़ जाए, इसका जो डेड एलिमेंट्स है उसको हम हटा दें, अनरीचेबल कोड है उसको हम हटा देते हैं। तो इसको अगर मान लिया आगे कहीं पे भी XYZ यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये ऊपर रखने से क्या होगा कि इस लूप से बाहर आ गया, इनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो कोड आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन इस एग्जांपल में हमने समझा है। इसके बाद में नेक्स्ट फेज में हम यूज करेंगे कोड जनरेशन। कोड जनरेशन जो है फाइनल फेज है, जहां पे हम इंटरमीडिएट जो रिप्रेजेंटेशन होता है या सोर्स प्रोग्राम से जो हमें मिला है, जिसके थ्रू हमने 3 एड्रेस कोड में या फिर हम कहें एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री में हमने कन्वर्ट किया था, उसको हम मशीन कोड या फिर असेंबली कोड में कन्वर्ट करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो 3 एड्रेस कोड मेरे को मिला था, 3 एड्रेस कोड के अंदर इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको कैसे यूज करेंगे हम मशीन असेंबली लेवल कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि एक रजिस्टर ले लिया R1 और इसके अंदर हमने क्या करा कि C को लोड कर दीजिए R1 के अंदर, ठीक है। ये हमने इसको लोड कर दिया, R1 को जो है C की वैल्यू को हमने R1 के अंदर लोड कर दिया। फिर इसके बाद जो ये D था, इसको D को हमने लोड कर दिया R2 के अंदर। तो इसको क्या करा मैंने, R1 के अंदर लोड कर दिया और इसको R2 के अंदर। ये दोनों वेरिएबल थे, मैंने रजिस्टर के अंदर लोड कर दिया। उसके बाद जो था इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना था, तो इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करा और इसको स्टोर कर दिया R1 के अंदर। ये एक मैंने वेरिएबल ले लिया है, COD का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। ये इस तरह से हो सकता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके R1 के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। एक न्यू रजिस्टर जो ले आया था R1, उसके अंदर इनका मल्टीप्लिकेशन स्टोर कर दिया। तो ये 3 एड्रेस कोड जो मुझे मिला था इंटरमीडिएट कोड जनरेशन से, उसके जो 3 एड्रेस कोड को मैंने असेंबली लेवल कोड में या असेंबली कोड में मैंने कन्वर्ट कराई, जो कि मेरा फाइनल फेज होता है हमारा कंपाइलेशन का।
अब इसके बाद हम समझते हैं कि सिंबल टेबल जो हम लोग बार बार देख रहे थे, यहाँ पे एक सिंबल टेबल है और इधर एक एरर हैंडल है। तो अब इनका मीनिंग समझते हैं। जैसे कि हमने टोकनाइजर के बारे में बताया था, जब हम टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं तो इन टोकन्स को हम सिंबल टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। तो सिंबल टेबल कहीं पे भी जहां पे भी मुझे यूज करना होता है, ये सबसे कनेक्टेड होता है, हर एक लाइन पे कनेक्टेड है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सिंबल टेबल से जितना भी आपके फेजेस हैं वो सारे कनेक्टेड होते हैं, ताकि वो सिंबल्स को या टोकन्स को, आइडेंटिफायर को फैच कर सकें। ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके मेंटेन करते हैं कंपाइलर के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जितने भी आइडेंटिफायर्स वगैरह हैं, उनके टाइप्स वगैरह सब सिंबल टेबल्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं। अब समझते हैं हम एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग क्या होता है? एरर हैंडलिंग के अंदर जिस भी स्टेप्स के अंदर, इन सभी स्टेप्स के अंदर, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, इन सब के अंदर जो भी एरर्स आई हैं मेरी, उनको एरर हैंडलिंग के अंदर स्टोर किया जाता है, ताकि जो भी कंपाइलेशन प्रोसेस है उसको स्मूथ किया जा सके। उस प्रोसेस के अंदर विदाउट एनी स्टॉपिंग द इंटायर कंपाइलेशन प्रोसेस हम जो एरर को हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग के अंदर अगर लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर क्या आता था कि इनवैलिड करैक्टर अगर आ गया, मान लीजिए कुछ ऐसा करैक्टर आ गया जो कि सही नहीं होता है, तो इनको हम स्टोर करते हैं, इनवैलिड करैक्टर्स को, इनवैलिड टोकन्स को। सिंटेक्स एनालिसिस के फेस में हमारा मिसिंग सेमीकोलन है, पैरेंथेसिस में मिसयूज हुआ है, अनमैच्ड है, स्टेटमेंट स्ट्रक्चर गलत है, तो उनको हम स्टोर करते हैं। सिमेंटिक्स एनालिसिस के टाइम पे जो एरर्स आती थी वो है वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हमने। ठीक है, जो ऐड कर रहे हैं स्ट्रिंग को और इंटीजर को, उसको हम कैसे ऐड करेंगे? तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होती हैं, उनको स्टोर किया जा सकता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के टाइम पे जो एरर्स आते हैं, लाइक कंपाइल टाइम डिटेक्टेबल एरर्स, डिवीजन बाय कांस्टेंट जीरो, जैसे कि हम लोग कई बार डिवाइड कर देते हैं किसी नंबर को जीरो से, क्योंकि इसकी तो मैथमेटिकली कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इनफाइनाइट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे हम उसको चूंकि इनफाइनाइट को वैल्यू नहीं दे सकते, तो इस तरह के एरर्स को हम हैंडल नहीं कर पाते, तो उनको हम एरर हैंडलिंग के अंदर पुट कर देते हैं, ताकि उनको हम अच्छे से यूज कर सकें। विदाउट एरर, विदाउट स्टॉपिंग द प्रोग्राम, वी कैन स्मूथली कंप्लीट द कंपाइलेशन प्रोसेस। इसके अलावा जो कोड ऑप्टिमाइजेशन है, अनरिच कोड है, रिडंडेंट एक्सप्रेशन है, इनको हैंडल करते हैं। कोड जनरेशन के अंदर इंसफिशिएंट रजिस्टर, मान लीजिए हमने इतने सारे ले लिए हैं कि रजिस्टर हमारे पास में कम पड़ गए हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन मेरे पास में कम पड़ गया है, इनको हैंडल किया जाता है। अब जो हमने फेसेस बताए थे, अब इसको हम दो पार्ट्स में पूरे को तोड़ लेते हैं। जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उसको हम दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। वो दो पार्ट्स क्या है? पहला पार्ट है एनालिसिस फेस और दूसरा पार्ट है सिंथेसिस फेस। एनालिसिस फेस में जो हमारा सोर्स कोड है उसको एनालाइज किया जाता है, जबकि सिंथेसिस फेस में जो टारगेट कोड है, जो कि मेरे को इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो कि फोर्थ फेज के बाद में मिला है, उसको हम हैंडल करते हैं, उसको हम सिंथेसाइज करते हैं, या उसके हम प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो सोर्स प्रोग्राम मेरे को मिला है, वहां से जो आउटपुट मेरे को रिप्रेजेंट होगा वो IR या फिर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो फेसेस इंक्लूड होते हैं, फ्रंट के अंदर लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, इंटरमीडिएट, कोड जनरेशन। जो बैकएंड के अंदर होता है वो कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन, लास्ट के 2 फेज हमारे होते हैं। ठीक है, जो एरर हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो फ्रंट एंड के अंदर मोस्टली जितने भी कॉमन एरर्स होते हैं, चाहे वो सिंटैक्स हो, लॉजिकल हो, वो सारे डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, जबकि जो बैकएंड है उसके अंदर हैंडल सी मशीन लेवल एरर्स। पर्पस हमारा क्या है? सेम है। इस डायग्राम के अंदर हम समझ सकते हैं कि मेरे को हाई लेवल लैंग्वेज मिला था, उसको मैंने एनालिसिस फेज के बाद में इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करा है, उसको मैंने मशीन कोड में कन्वर्ट करा है सिंथेसिस फेज के बाद में, जो कि बैकएंड हमारा कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा फेजेस ऑफ कंपाइलेशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्सिकल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, और इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कंपाइलर से हम लोग कई बार डरते भी हैं, ये आसानी सब्जेक्ट है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे आपके लिए जितना भी है स्मूथली और इजी वे में हम इनको बना के लेके आए वीडियोस को। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।